जय हिंद दोस्तों, मैं केडी एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था जीवों में जनन। उनके संबंधित हमने देख लिया था। हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया था। अलैंगिक जनन कुछ जीवों के अंदर भी होता है और कुछ पादपों के अंदर भी होता है। और उसके बाद में हमने लैंगिक जनन पढ़ा था। लैंगिक जनन हमने मानव के अंदर देखा था, जिसमें नर जनन और मादा जनन के बारे में देख चुके हैं। उसके बाद में बचा है अपना लास्ट पादपों में लैंगिक जनन। ये पढ़ते ही ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के संबंधित। और ये मैं चैप्टर बता देता हूँ, ये कक्षा 10 की बुक के अंदर दे रखा है, जिसकी मैंने एक एक लाइन करवाने की कोशिश की है। आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। और कक्षा 10 वाली में तो दे ही रखा है, ये कक्षा 10 जीवों में जनन। और इसके बाद में बहुत सारी हैं भी, देखो ये जो किताब है कक्षा 9 की आरबीएससी की बुक है, उसके अंदर भी दे रखा है। यहाँ से भी मैंने करवाया है, यहाँ से भी मैंने पेज लिया है, ये देखो। ठीक है ना। तो ये जो पादपों में जो लैंगिक जनन है ना, इन दो बुकों में बढ़िया दे रखा है। तो यहाँ से ये टॉपिक हम पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और पादपों में लैंगिक जनन पढ़ते ही हम आगे वाले क्लास में इनके संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखो, सबसे पहले आपको लैंगिक जनन का तो पता ही है भी। लैंगिक जनन होता क्या है? लैंगिक जनन होता क्या है? लैंगिक जनन में दो युग्मक की आवश्यकता होती है। एक तो नर युग्मक की आवश्यकता होती है, एक मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। नर युग्मक का काम मनुष्य के अंदर करता है, वो करता है शुक्राणु। और मादा युग्मक का काम करता है, वो करता है अंडाणु। और सामान्यतः लैंगिक जनन में ये दोनों निषेचन क्रिया बोलते हैं, जिसको निषेचन निषेचन के द्वारा क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। और उसके बाद में जीव का क्या होता है, या संतति का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये जो लैंगिक जनन है, ये पादपों के अंदर भी देखने को मिलता है। जो पादपों के अंदर अलैंगिक जनन पड़ा था, जिसमें कायिक जनन पड़ा था, कि मतलब हम ये कह सकते हैं कायिक जनन का मतलब है पौधे के एक भाग से उनको काट कर कहीं अलग लगाते हैं, उस एक ही भाग से। ठीक है। नए पादप पादप की जब उत्पत्ति होती है, उसको कहते हैं पादप में अलैंगिक जनन। ठीक है ना, जिसमें न तो नर युग्मक की आवश्यकता होती, न मादा युग्मक की आवश्यकता होती। तो पादपों में लैंगिक जनन होता है। ये सामान्यतः उन पादपों में पाया जाता है जिसमें बीज व पुष्प उपस्थित हो। बीज व पुष्प वाले पादपों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। ठीक है। और जो पादपों में अलैंगिक जनन, उन पादपों में अलैंगिक जनन देखने को मिलता है जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता हो, जिसमें पुष्प नहीं होता हो। और अगर बीज अगर होता ही है तो बीज अंकुरित होने में ज्यादा समय लगता हो। ठीक है। तो उन पादपों में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन से हम पादपों में जो पादप है, उससे जो पादप जो प्राप्त करेंगे, उनमें समान गुण मिलेंगे भी, उनके लिए हम अलैंगिक जनन करवा सकते हैं, कायिक जनन जिनका एक प्रकार था। पर पादपों में लैंगिक जनन उनमें पाया जाता है जिनमें बीज और पुष्प वाले पादपों में क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन देखने को मिलता है। इसके अंदर होता क्या है? इसमें भी नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं भी, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर जननांग का काम करता है, नर जननांग का काम करता है पुकेसर। क्या करता है? पुकेसर करता है। और मादा जननांग का काम करता है ना, मादा जननांग का काम करता है, वो करता है सत्रिकेसर। नर जननांग का काम करता है पुकेसर, मादा जननांग का काम करता है सत्रिकेसन। ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार पुष्प का डायग्राम दिखा देता हूं। पुष्प से ही शुरू होता है पादपों में लैंगिक जनन। ये डायग्राम देखते ही आपके समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ये देखिए, ये पुष्प है, पादप है। इसका जो ये नीचे वाला भाग है, इसको बोलते हैं पुष्प वरंत। पुष्प वरंत के ऊपर वाला भाग होता है ना, उसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोला जाता है? पुष्पासन बोला जाता है इसको। तो मैंने बता दिया कि पादप के अंदर नर जननांग
और मादा जननांग का काम करते हैं। नर जननांग का काम कौन करता है? पुकेसर करता है। कौन करता है? पुकेसर करता है। पुकेसर तो नर जननांग का काम करता है, और मादा जननांग का काम कौन करता है? सत्रिकेसर करता है। सत्रिकेसर करता है। अब पादप के अंदर दो भाग होते हैं, एक पुकेसर होता है, एक सत्रिकेसर होता है। पुकेसर नर जननांग का काम करता है, सत्रिकेसर किसका काम करता है? मादा जननांग का काम करता है। तो जो ये सत्रिकेसर जो भाग होता है ना, उनको तीन भागों में बांटा गया है। देखो पादप के अंदर ये जो आपको हरी पत्तियां दिखाई देती हैं, इनको बोलते हैं बाह्य दल। पादप के जो पुष्प होता है ना, पुष्प के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, चार भाग होते हैं मुख्यतः। एक तो ये बाह्य दल होता है जो आपको हरे हरे कलर का दिखाई देता है। उसके बाद में ऊपर जो पंखुड़ियां होती है ना, उनको बोलते हैं पंखुड़ी या दल बोला जाता है इसको। ये बाह्य दल और इसको दल बोला जाता है। दो हो गई। इसके बाद में एक पुकेसर होता है और एक क्या होता है? सत्रिकेसर होता है। जो पुकेसर होता है ना, पुकेसर पुकेसर वाला भाग होता है, वो दल के आगे होता है। भी दल के आगे इस तरीके से ये होता है, जैसे देखो ये यहाँ पे होता है इस तरीके से, और इस तरीके से होता है ये, इस तरीके से ये भाग। ठीक है ना? ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बार वाले, ये कौन सा भाग है? भी ये पुकेसर है। कौन सा भाग है? पुकेसर है। पुकेसर जो भाग है उनके जो ये आपको ये डंडी सी दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं वृंत तंतु। क्या बोलते हैं? वृंत तंतु बोलते हैं। वृंत तंतु बोला जाता है। और इनके जो ऊपर ये गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है ना पुकेसर के, इनको बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश बोला जाता है इसको, पराग कोश बोला जाता है। तो आप मुख्यतः इस बात का ध्यान रखना कि पुकेसर के जो दो भाग होते हैं, एक तो वर्ण तंतु होता है और एक पराग कोश होता है। ठीक है, पुकेसर के। तो अब आता है सत्रिकेसर। सत्रिकेसर भाग होता है वो एकदम बीच में मिलता है आपको पुष्प के, एकदम बीच में। देखो ये जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है ना, ये संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना दिखाई दे रही है, बीच वाली संरचना। ये जो आपको बीच वाली संरचना दिखाई दे रही है ना, ये बीच वाली संरचना, ये सत्रिकेसर भाग है विपु सब। सत्रिकेसर भाग के तीन भाग होते हैं इसके अलग अलग। इसमें एक तो होता है अंडाशय, जो कि नीचे नीचे गोलाकार संरचना होती है, उसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के ऊपर होती है वर्तिका, बोलते हैं, एक नलिका सी निकली होती है, उसको क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। वर्तिका के ऊपर वाला जो भाग होता है ना, सपटा भाग होता है, उसको बोलते हैं वर्तिकागर। क्या बोलते हैं? वर्तिकागर। वर्तिकागर। अब जनन में है ना, मुख्यतः ये पुकेसर और सत्रिकेसर के जो ये भाग है ना, यही काम में आते हैं भी। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम ये कह सकते हैं कि पुष्प के ना, पुष्प के ये चार भाग होते हैं। एक तो बाह्य दल होता है, एक दल होता है या पंखुड़ी बोलते हैं जिसको, और जो तीसरा होता है ना, वो होता है पुकेसर होता है, और जो चार नंबर होता है वो होता है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर भाग होता है। पुकेसर भाग को फिर से हम, इनके दो अलग अलग होते हैं। ये जो बाहर वाली ये संरचना होती है ना, इसको पुकेसर बोलते हैं। इनको बोलते हैं वरंत तंतु। एक तो होता है वरंत तंतु, और एक जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं पराग कोश। पराग कोश। और सत्रिकेसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिकागर, वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय। अब इसमें जो निषेचन होता है वो किस तरीके से होता है वो पढ़ेंगे। अब जो ये जो दो भाग होते हैं ना, ये तो इनको तो जनन तंत्र बोला जाता है। जनन चक्र में भाग लेते हैं ये, जनन चक्र में भाग लेते हैं। ये जनन चक्र में भाग नहीं लेते, ये इनको बोलते हैं सहायक चक्र। ये सहायक चक्र होते हैं। और ये क्या होते हैं? जनन चक्र या जनन चक्र में भाग लेते हैं। ये इनकी जनन चक्र में क्या करते हैं? ऊपर वाले सहायता करते हैं। अब देखो भी, अब किस तरीके से जायगोट बनेगा, अंदर युग्मक मादा युग्मक कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, अब मैं आपको बता देता हूं होता क्या है भी।
होता यही है कि मैंने एक पुशअप का डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। ये इस तरीके से, ये बीच में ये संरचना होती है, उसके बाद में ये पुकेसर वाला भाग है, और ये कौन सा है, सत्रिकेसर वाला भाग है। पुकेसर में ये परागकोश होता है, समझ लीजिए, भी लिखा दूंगा बाद में, ये एक बार लिखो मत। और इसमें वर्तिकाग्र होती है, ये अंडाशय होता है। ये जो अंडाशय होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अंडाशय के अंदर होता है, यहाँ पे ये अंडाशय होता है ना, अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। क्या होता है, बीजांड। और ये जो बीजांड होता है ना दोस्तों, बीजांड होता है ये इस तरीके से, नीचे से थोड़ी संरचना को सही नहीं बनाई, आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। ये होता है, ठीक है, ये इस तरीके की संरचना होती है। इसमें यहाँ पे होता है ये बीजांड, और बीजांड के जो अंदर होता है वो होता है भ्रूण कोश। क्या होता है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। ठीक है, ठीक है, भ्रूण कोश होता है। अब क्या होता है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक कौन कौन से होते हैं वो आपको बताता हूं मैं। ये जो पराग कोश होता है ना, ये किसका भाग होता है, पुकेसर का भाग होता है ना। ये नर जननांग का काम करता है, नर जननांग, और ये मादा जननांग का काम करता है। ठीक है, अब देखिए भी, ये जो पराग कोश होता है ना, ये किसका निर्माण करता है, ये पराग कण का निर्माण करता है। इसे किसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। परागकोश से परागकण बनता है। एक परागकण के अंदर, एक जो परागकण होता है ना, परागकण होता है, उसके अंदर दो होते हैं ना, दो, वो होते हैं नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। ये जो परागकण होता है, ये परागकण यहां से किसी कीट के माध्यम से या वायु के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से ये यहां से कहां पे पहुंचा है, सतरिकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ये पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। आपको ये पूछ ले कि परागण होता है वो क्या कहलाता है, आप ये कहोगे पराग कोश से जो पराग कण मिला है, बना है, उस पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, सतरिकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। तो यहां पर परागण हो गया। अब ये जो पराग कण होता है वो यहां पे पहुंच जाता है, यहां पे पहुंच जाता है। ये पराग कण यहां पर पहुंचकर अंकुरित हो जाता है और एक इस तरीके की नलिकाएं बनाता है, इस तरीके की एक नलिका बना लेता है धीरे धीरे। इसको बोलते हैं पराग नलिका। क्या बोलते हैं, पराग नलिका बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पराग नलिका। ये यहां पे होता है और इस तरीके से एक नलिका बना लेता है। ये पराग नलिका होती है ना, पराग नलिका, ये वर्तिका से होते हुए, ये वर्तिका वाला भाग है ना, वर्तिका से होते हुए कहां पे आती है, ये आती है अंडाशय के अंदर। और अंडाशय के अंदर आती है तो अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, वो बीजांड के अंदर जाती है। बीजांड के अंदर जो जाती है ना, बीजांड के अंदर जाती है, इस तरीके से जाती है ये बीजांड, बीजांड से नीचे, इनको नीचे वाला बोलते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। इस द्वार से अंदर होकर ये कहां पे जाती है, भ्रूण कोश के अंदर जाती है। ये कहां पे जाती है, भ्रूण कोश के अंदर। तो मुझे बताओ, पराग कोश से परागकण बना, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। फिर ये परागण, जो परागकण होता है अंकुरित होकर एक पराग नलिका का निर्माण करता है। वो पराग नलिका होती है, वो कहां पे जाके खुलती है, अंडाशय के अंदर खुलती है। और अंडाशय से कहां पे जाती है, वो बीजांड में जाती है। और बीजांड से कहां पे चला जाती है, भ्रूण कोश में चली जाती है। भ्रूण कोश के अंदर ये तो नर युग्मक आ गए। मुझे बताओ कितने नर युग्मक आए इसके अंदर, दो नर युग्मक आए, तो ये नली बन गई। तो परागकण होता है वो यहां से होता हुआ अंडाशय में, और अंडाशय से, ये अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश। तो ये इस तरीके से होते हुए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, परागकण आ गया। अब इस परागकण को, परागकण के अंदर कितने नर युग्मक है, दो नर युग्मक है, ध्यान रखना। तो परागकण को आगे क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं,
ये जो बीजांड होता है ना, बीजांड होता है, ये जो बीजांड होता है उसके अंदर, इस बीजांड के अंदर, एक बीजांड के अंदर एक अंड कोशिका पाई जाती है, एक अंड कोशिका पाई जाती है और दो अन्य केंद्रक पाए जाते हैं। एक अंड कोशिका पाई जाती है, ये इसके अंदर आया ना, इसके अंदर आते ही यहाँ पे एक तो क्या पाई जाएगी, अंड कोशिका मिल गई, ठीक है ना। एक बीजांड के अंदर एक अंड कोशिका होती है और उसके बाद में दो क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके के केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है ना, दो इस तरीके के केंद्रक पाए जाते हैं। अब इसके अंदर आया, आते ही मुझे ये बताओ, बीजांड के अंदर के भ्रूण कोश के अंदर आया, भ्रूण कोश के अंदर क्या मिलेगा, एक तो अंड कोशिका मिलेगी, अंड कोशिका मिलेगी, अंड कोशिका के साथ साथ दो केंद्रक मिलेंगे इस तरीके से, ये अंड कोशिका मिल गई और दो केंद्रक मिल गए। अब यहां बाहर से क्या आया, अभी परागकण आया, परागकण में कितने नर युग्मक थे, दो नर युग्मक थे। एक नर युग्मक होता है ना, वो इस अंड कोशिका से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, आपस में मिल जाता है, जिसको बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो वास्तव में निषेचन तो ये हो गया। अब मुझे बताओ, एक नर युग्मक तो इससे मिल गया, पर एक नर युग्मक का क्या करेगा, एक नर युग्मक इन केंद्रकों के पास जाएगा और ये त्रिकेंद्रीय क्या बना लेगा, संरचना बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, एक नर युग्मक होता है वो दो केंद्रकों से मिलकर एक त्रिकेंद्रीय संरचना बना लेगा और एक जो नर युग्मक होता है ना, वो इस एक अंड कोशिका से निषेचन करके क्या बना लेगा, जायगोट का निर्माण कर लेगा, युग्मनज का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, युग्मनज का निर्माण कर लेगा। इसलिए यहाँ वास्तव में निषेचन तो ये होता है, फिर भी यहाँ भी निषेचन हुआ है, कि नर युग्मक होता है वो उनसे क्रिया की है, तो इसको दोहरा निषेचन बोला जाता है, ठीक है। और मैं बता देता हूं, एक अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड उपस्थित हो सकते हैं, पर एक बीजांड के अंदर एक अंड कोशिका मिलेगी, तो ये निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद में जो बीजांड है ना, बीजांड उससे तो क्या बन जाएगा, बीज का निर्माण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। और जो बाहर वाला जो अंडाशय है, मुझे बताओ, ये ऊपर वाला ये अंडाशय है, ये अंडाशय होता है वो परिपक्व अवस्था में आकर फल बना लेता है और इस अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है ना, वो किसका निर्माण कर लेता है, बीज का निर्माण कर लेता है। तो मुझे ये बताओ, इस बीज के अंदर भ्रूणकोश होता है ना, ठीक है, तो ये बीज फिर क्या करता है, बीज के अंदर क्या होता है, एक नया जो भावी पौधा है ना वो छुपा होता है इस बीज के अंदर, और ये बीज अंकुरित होकर फिर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये होता है पुष्प के अंदर या पादपों के अंदर लैंगिक जनन ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, पुकेसर और सतरीकेसर, वर्णतंतु और परागकोश इस तरीके से होता है भी, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो अब आपको लिखना है, वो किस लैंग्वेज में लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला पुष्प व्रंत होता है, बाह्य दल होता है, ये दल होता है, और यहां से ये परागकण होते हैं वो इसके ऊपर आता है, ठीक है ना। अब देखो, जो परागण की क्रिया होती है ना, परागण का मतलब ये होता है पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब परागण दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सौ परागण होता है, एक पर परागण होता है। सौ परागण का मतलब होता है कि एक पौधा है, ऐसा मानिए, एक तो होता है सौ परागण, एक बार समझ लीजिए, भी पूरा का पूरा लिखा दूंगा। एक होता है पर परागण। सौ परागण का मतलब होता है कि एक कोई पौधा है, एक पौधे के अंदर कोई इस तरीके से पुष्प है, भी एक पुष्प यहाँ पे है, एक पुष्प यहाँ पे है, पुष्प के अंदर वही है पुकेसर और सतरीकेसर। सौ परागण वो होता है कि किसी एक पादप के, किसी एक पादप के, जैसे ये पुष्प है, इस पुष्प में ये पुकेसर है और ये क्या है, सतरीकेसर, ऐसा मानो। तो परागकण का एक पादप के किसी एक पुष्प के, ठीक है ना, परागकोश से परागकण का उसी पुष्प के या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, सौ परागण कहलाता है। सीधी सी बात यही है कि ये एक पुष्प है, इस पुष्प के एक पुष्प के इस जो परागकण का है ना, इस वर्तिकाग्र पर पहुंचना सौ परागण कहलाता है। या इस पादप का, इसी पादप का ये दूसरा पुष्प है, इस परागकण का और इस वर्तिका पर पहुंचना भी क्या कहलाता है, सौ परागण कहलाता है। ये सौ परागण देखने को मिलता है टमाटर और मटर के अंदर। पर परागण क्या होता है, पर मतलब दूसरे पादप, एक पादप ये है और दूसरा पादप यहाँ पे एक और है, ये इसी जाति का दूसरा पादप है। इस पादप का कोई एक पुष्प है, उसका जो पुकेसर के अंदर जो परागकण है ना, वो
इस पुष्प के दूसरे पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना वो क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। परपरागण जो सामान्य तो देखने को मिलता है वो गुलाब के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो स्वपरागण ये होता है कि एक पुष्प के उसी पुष्प का जो परागकण होता है उसी वर्तिका पर जाता है ना, उसको बोलते हैं स्वपरागण। या हम ये कह सकते हैं कि किसी एक पादप के किसी एक पुष्प का जो परागकण होता है ना वो उसी पादप के दूसरे पुष्प पर जाता है, उसको भी स्वपरागण बोलते हैं। दो अलग अलग पादप होते हैं सेम जाति के, तो इस पादप का जो परागकण होता है वो इस पादप के पुष्प पर जाता है, उसको बोलते हैं परपरागण, ठीक है। तो ये मैं इसको लैंग्वेज में लिखा दूंगा, आपके समझ में आ गया होगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो भी इसको लिखोगे कैसे, किस लैंग्वेज में लिखोगे। आप ये आगे वाला पेज दिखा लिए, ये बता देता हूं मैं, कक्षा 9th की आरबीएससी की बुक के अंदर दे रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है, भी इसको ध्यान रखना। तो इसको लैंग्वेज में सबसे पहले आप ये लगाओगे पादपों में क्या, पादपों में लैंगिक जनन, उसमें आप लिखना कि सामान्यतः बीज व पुष्प वाले पादपों में, सामान्यतः बीज व पुष्प वाले पादपों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है, लैंगिक जनन देखने को मिलता है, लैंगिक जनन देखने को मिलता है, लैंगिक जनन देखने को मिलता है। उसके बाद में आपको ये डायग्राम, ये चित्र बना लेना भी, ठीक है ना, ये चित्र आप बना लेना, इसमें देखकर ये भी बना सकते हो या आप ये बना लेना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये पुष्प वृंत, नीचे वाला पुष्प वृंत है, उसके बाद में ये आगे वाला पुष्पासन बोलते हैं, इसको पुष्पासन बोलते हैं। उसके बाद में ये बाह्य दल होता है, ये दल होता है, ठीक है। और ये जो आपको दिखा दे पुकेसर वृंत तंतु और परागकोश, ऊपर वाला परागकोश वृंत तंतु, और ये बीच वाला क्या है, अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, बीजांड दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर दिखाई दे रहा है वर्तिका और ऊपर वाली वर्तिकाग्र, ठीक है ना। ये आप डायग्राम बना लेना पुष्प का, ठीक है ना। उसके बाद में आप लिखना, उसके बाद में आप लिखना, यहां से लिखना शुरू करना, पुष्प वृंत के शीर्ष एवं फूले हुए भाग को पुष्पासन कहते हैं। पुष्प वृंत के शीर्ष एवं फूले हुए भाग को पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन पर पुष्प के चारों चक्कर, पुष्पासन होता है ना, पुष्पासन पर पुष्प के चारों चक्कर बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंगम, पुंगम किसको बोलते हैं भी, पुकेसर को बोलते हैं, ध्यान रखना, पुकेसर को, पुकेसर को, पुंगम और जायांग स्थित होते हैं, और जायांग क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जायांग स्थित होते हैं। इसी लैंग्वेज में लिखना है, इसी लैंग्वेज में मैंने अपनी बुक के अंदर या अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर लिख रखा है। जनन चक्कर तथा भाई, देखो पुंगम और जायांग को जनन चक्कर तथा बाह्य दलपुंज को सहायक चक्कर कहा जाता है। बाह्य दल और दल, बाह्य दल और दल को है ना, इनको तो पंखुड़ियों को तो क्या कहा जाता है, सहायक चक्कर कहा जाता है, और पुंगम व जायांग या पुकेसर सत्रिकेसर को जनन चक्कर कहा जाता है। इन चारों चक्रों में एक इकाई सदस्य को क्रमशः बाह्य दल, दल, पुकेसर और सत्रिकेसर कहते हैं, ठीक है। इन चारों चक्रों के अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है, ये बात लिखनी है आपको। बाह्य दल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, बाह्य दल दिखाई देते हैं ना, वो सामान्यतः हरे रंग के दिखाई देते हैं। बाह्य दल सामान्यतः हरे रंग के, बाह्य दल सामान्यतः हरे रंग, और दल व पंखुड़ियां रंगीन एवं आकर्षित होती हैं। जो दल और पंखुड़ियां होती है ना वो क्या होती है, रंगीन होती हैं और आकर्षित होती हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो, पुकेसर में एक तंतु होता है, पुकेसर के अंदर क्या होता है, पुकेसर के अंदर एक वृंत तंतु होता है, तंतु होता है, तथा शीर्ष भाग चपटा होकर परागकोश बनाता है। शीर्ष भाग क्या बनाता है, परागकोश बनाता है, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद में लिखना, परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। ये पूछा जा सकता है पराग कणों का निर्माण कहां पे होता है, परागकोश के अंदर होता है। लाइन चेंज कर करके लिखते जाना इनको। प्रत्येक पराग कण दो नर युग्मक बनाता है, प्रत्येक जो परागकण होता है वो दो नर युग्म बनाता है। कितने नर युग्म बनाता है, दो। मादा जननांग सत्रिकेसर या अंडप को तीन भागों में बांटा जा सकता है। इनको अलग लिख लेना लाइन चेंज करके कि जो मादा जननांग होता है ना, मादा जननांग कौन सा, सत्रिकेसर, उनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नीचे वाला फुला हुआ भाग अंडाशय जिसमें बीजांड होता है, और प्रत्येक बीजांड में एक मादा युग्मक अंड होता है, प्रत्येक बीजांड में एक मादा युग्मक अंड होता है, ठीक है ना।
या अंड कोशिका होती है, ठीक है ना। मादा युग्मक अंड होता है या क्या होती है, अंड कोशिका होती है, ऐसा लिख लेना। अंडाशय में ऊपर की ओर, अंडाशय में ऊपर की ओर एक लंबी नलिका की रचना होती है जिसको वर्तिका विकसित होती है। वर्तिका के शीर्ष सपटे भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। इस तरीके से लिखते जाना, ठीक है ना। पराग कणों का उसी प्रजाति के, परागण के बारे में पढ़ रहे हैं। परागण, परागण के बारे में आप सबसे पहले लिखना, परागण के बारे में लिखना, परागण के बारे में आप ये लिखना कि पराग कोश से पराग कण का, पराग कोश से पराग कण का वर्तिका पर पहुंचना परागण कहलाता है। पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है, ठीक है। पराग कणों का उसी प्रजाति के पुष्प की वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण के पश्चात ही नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। ये ध्यान रखना, नर या मादा युग्मकों का संलयन होता है ना, मिलन होता है, वो अंडाशय के अंदर होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है ना, वहां पे होता है, ये ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि सतरी केसर के कौन से भाग में नर और मादा युग्म मिलते हैं। तो पहले तो परागण की क्रिया होगी ना, उसके बाद में नर युग्म मादा युग्म मिलेंगे। तो आपको ये पूछे कि परागण की क्रिया कहाँ पे होती है, तो आप ये कहोगे वर्तिका पर होती है। और निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो आप ये कहोगे अंडाशय के अंदर होती है, ठीक है। पुष्प के पराग कणों, देखो परागण वायु और कीट या जल सतह प्रफुटन द्वारा हो सकता है। ये परागण होता है, ये वायु द्वारा हो सकता है, कीट द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है। अब उसके बाद में आप लिखना स्वपरागण, स्वपरागण की परिभाषा लिखना, स्वपरागण लगा के लिखना। पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उस पादप पर स्थित अन्य पुष्प की वर्तिका पर पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखना टमाटर व मटर, टमाटर व मटर। उसके बाद में आप हेडिंग लगाना परपरागण, क्या लगाना, परपरागण। इसके अंदर लिखना पराग कणों का उसी प्रजाति के अन्य पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिका पर पहुंचने को परपरागण कहते हैं, परपरागण कहते हैं, परपरागण कहते हैं। परपरागण के उदाहरण लगा के लिखना गुलाब व पोपी, क्या रे, गुलाब व पोपी। ये कक्षा 6 की बुक के अंदर लिखे हुए हैं एग्जाम्पल। परपरागण कौन से पादपों में देखने को मिलता है, गुलाब और पोपी वाले पादपों में, पोपी ये पादप का नाम है, इनमें देखने को मिलता है। स्वपरागण होता है वो मटर व टमाटर में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आप लगाना, परागण कंप्लीट हो गया, उसके बाद में लगाना निषेचन तथा भ्रूण परिवर्धन, भ्रूण का विकास, फर्टिलाइजेशन एंड द इम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है ना। इम्ब्रियो मतलब भ्रूण का डेवलपमेंट किस तरीके, ये लगाना। उसके बाद के अंदर लिखना परागण द्वारा पराग कण वर्तिका पर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है ना, वर्तिका पर एकत्रित। यहाँ पराग कण के अंकुरण से एक नलिका, पराग नलिका उत्पन्न होती है। यह नलिका वर्तिका में प्रवेश कर अंडाशय तक पहुंचती है तथा यहाँ स्थित बीजांड में उपस्थित एक सूक्ष्म छिद्र बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करती है। बीजांड में पराग नलिका में दो नर युग्मक बीजांड में स्थित भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं। जो बीजांड में पराग नलिका से दो नर युग्मक बीजांड में स्थित भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं, बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है ना, वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ एक नर युग्मक तथा अंड ये संलयन होता है, यही वास्तविक निषेचन है जिसके द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है एवं भ्रूण का परिवर्धन होता है, भ्रूण का धीरे धीरे विकास होता है। आप उसके साथ साथ ये डायग्राम और बना लेना, ठीक है ना। ये परागकण आए इसके ऊपर और इस तरीके से ये क्या हो गया, यहाँ पे अंकुरण होकर एक नलिका बन गई और नलिका ये इसके अंदर यहाँ पे हो गई। ये नलिका, ये बीजांड है, ये बीजांड द्वार है, ये पूरा का पूरा अंडाशय है। अंडाशय के अंदर ये क्या है, यहाँ पे बीजांड है और बीजांड के अंदर क्या है, भ्रूण है, ठीक है ना। इस तरीके से एक डायग्राम ये बना लेना। और भ्रूण कोश के अंदर ध्रुवीय केंद्र हैं, दो ध्रुवीय केंद्र हैं और एक क्या है, इसमें अंड कोशिका है या अंडा है, ठीक है। तो वास्तव में संलयन तो वही होता है। दूसरे नर युग्मक का भ्रूण कोश में स्थित दो केंद्रकों से संलयन होकर एक त्रिकेंद्रीय संरचना बना लेती है। जो दो ध्रुवीय केंद्र है ना, उससे एक नर युग्म मिलेगा और क्या बना लेंगे, एक त्रिकेंद्रीय संरचना बनती है, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार निषेचन
क्रिया के दौरान भ्रूण कोश में 2 युग्मक तथा 3 केंद्रकों का अलग अलग संलयन होता है, अतः इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। निषेचन से बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पुष्पों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो ये लैंग्वेज आपको सेम दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है साइंस विद केडी कुलाड़ या द क्लेवर माइंड एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहां जाकर आप इसको ज्वाइन कर लेना। ये पूरी की पूरी मैं ये पेज है आपको वहां डाल दूंगा, वहां जाकर आप इसको देख कर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने पेज लिया है, ये कक्षा 9 की आरबीएससी की बुक है, वहां से लेने की कोशिश की है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ इनको देख कर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार, अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। आप इसको देखो, आप पहले तो ये है भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस साइड वाले का। उसके बाद में आप इस ऊपर वाले भाग का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इस ऊपर वाले भाग का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में आप इस भाग का आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस भाग का आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये है, ये हो गया। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, आगे वाले पेज में लिखना कुछ जो बुकों के अंदर दे रखा है, वो दे रखा है, वो देखो। और बुकों के अंदर कक्षा 6-7 की बुकों के अंदर भी दे रखा है। उसके बाद में आप इस तरीके से पॉइंट लिखना, आगे वाला एक पॉइंट लिखने, ये कुछ पॉइंट हैं, वो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो लिखना है। बीज में बावी पौधा और भ्रूण होता है। बीज के अंदर एक तो बावी पौधा होता है, एक क्या होता है, भ्रूण होता है, जो नए पौधे में विकसित होता है, जिसे अंकुरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। ये बीज होता है, बीज के ऊपर वाला भाग निकलता है, उसको प्रांकुर बोलते हैं, और नीचे वाले को मूलांकुर बोलते हैं, जो कि बावी जड़ का निर्माण करता है, ये बावी तने का निर्माण करता है, प्रांकुर भाग। ये आप लिख लेना। उसके बाद में आगे वाला लिखना, गतिशील जनन कोशिका होती है ना, वो मैंने वहां शुक्राणु बताया था, ठीक है ना। और शुक्राणु नर युग्मक होता है, तो जो नर युग्मक होता है ना, वो गतिशील जनन कोशिका होती है। इनमें मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अंदर भोजन का संचय नहीं होता है, शुक्राणु के अंदर मैंने बताया था। ठीक है, और स्थिर जो जनन कोशिका होती है वो मादा युग्मक होती है। भोजन का क्या होता है, यहाँ पे संचय या भंडारण होता है, ये ध्यान रखना, ये नोट लगा के लिखते जाना। इसके बाद में आगे वाला नोट लगा लिखना, अंडाशय में एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं, पर मैंने लिखाया था कि एक बीजांड के अंदर केवल एक अंड कोशिका होती है, एक अंड कोशिका या एक अंडा होता है यहाँ पे। ठीक है ना। इसके बाद में ये कक्षा 6 की बुक के अंदर लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं ना, आवर्त बीजी पादप होते हैं, में भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश क्या होता है, त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। वैसे मुझे बताओ, नर युग्मक और मादा युग्मक तो वो अगुणित होते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। पर जो एंजियोस्पर्म में जो भ्रूण कोश होता है वो क्या होता है, त्रिगुणित होता है, ये ध्यान रखना। सीधा पूछ ले जाए कि एंजियोस्पर्म पादप के अंदर भ्रूण कोश होता है, अगर सीधी एनसीईआरटी से लाइन उठाई जाती है तो आप ये कहो त्रिगुणित होता है। उसके बाद में आप लिखना, एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं जिसके अंदर एक पुष्प होता है ना, एक पुष्प के अंदर या तो पुकेसर उपस्थित हो या स्त्रीकेसर उपस्थित हो। ठीक है ना। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसके अंदर ऐसा नहीं होता कि एक की पादप के अंदर पुकेसर स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो, ऐसा भी अधिकांशतः पादपों के अंदर होता है। उनको बोलते हैं द्विलिंगी पादप या उभयलिंगी पादप। पर एक लिंगी पुष्प, पुष्प बोलते हैं उसको। तो एक लिंगी पुष्प होता है ना, वो ऐसा पुष्प जिसमें पुकेसर और स्त्रीकेसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित हो। तो मुझे बताओ, इसका उदाहरण है मक्का, पपीता, ककड़ी और तरबूजा। ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि कभी भी आपने घरों में देखा होगा, एक पपीते का पौधा होता है ना, एक पपीते का पौधा होता है, एक पपीते का पौधा एक स्थान पर नहीं, दो लगाते हैं पौधे। क्योंकि जो एक पौधा होता है उसका जो एक पुष्प होता है ना, एक पुष्प होता है, दो तो लगाते हैं भी, क्योंकि दूसरे पादप के पुष्प से आ जाए। या ऐसा मानो कि अगर एक ही कोई पादप होता है, जैसे उसका एक पुष्प है यहाँ पे और दूसरा पुष्प यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं है कि इस एक पुष्प पर या तो मिलेगा आपको पुकेसर या स्त्रीकेसर मिलेगा, इस दूसरे जो पुष्प होता है उस पर या तो पुकेसर मिलेगा या स्त्रीकेसर मिलेगा, ये ध्यान रखना। पर एक पुष्प के अंदर दोनों नहीं मिलेंगे, मक्का के अंदर, पपीता के अंदर, ककड़ी और तरबूज के अंदर।
ठीक है ना। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। द्विलिंगी उभयलिंगी ऐसे पुष्प जिसमें पुकेसर और सतरीकेसर दोनों जनांग उपस्थित, जैसे नारियल हुआ, गुड़हल हुआ, गुलाब हुआ, सरसों हुआ, पिटूनिया हुआ, धतूरा हुआ। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे हैं, तो आप इनको ध्यान रखना, भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। नारियल, गुड़हल, गुलाब, सरसों, पिटूनिया और सरसों, ये पादप, इन पादपों के जो पुष्प होते हैं ना वो द्विलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अनिषेक जनन, ये दे रखा है कक्षा 6-7 की बुक में दे रखा है। अनिषेक जनन क्या कहलाता है? बिना निषेचन के, ऐसा जनन जो बिना निषेचन के ही अंडाशय होता है ना, वो फल में क्या हो जाता है? परिवर्तित या परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। अंडाशय से परिपक्व जो अंडाशय होता है वो उससे तो फल में बनता है, और बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। पर बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में बदल जाए, ऐसा काय के जनन में देखने को मिलता है। जैसे केला हुआ, अंगूर हुआ, उसके अंदर निषेचन नहीं होता, फिर भी जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, ये केवल बुकों से लिखा रहा हूं। परिपक्व अंडाशय ही फल होता है, या आप नोट लगा के लिखते जाना। एक सत्य फल होता है और एक असत्य फल होता है, ये भी बुक के अंदर दे रखे हैं। भी सत्य फल होता है कि ऐसा फल बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, केवल अंडाशय ही भाग लेता है ना, उसको बोलते हैं सत्य फल। जैसे आम पूछा जा सकता है, निम्न में से सत्य फल है आम, ध्यान रखना। असत्य फल, फल बनने में अंडाशय के अंतरिक्त पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं वो भी अगर काम में लिए जाते हैं, जैसे बाह्य दल हुआ, पंखुड़ी हुई, वो भी अगर फल बनने में, अगर इनको भी अंडाशय के साथ साथ काम आते हैं ना, उसको असत्य फल बोलते हैं। जैसे नाशपाती हुआ और सेब हुआ, ये असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। ये बुकों के अंदर अभी ऐसा कैसा लिखा हुआ है। उसके बाद में मैंने ये कहा था आपको कि एक दो पेज जो एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे हैं, जो पहले पेज हैं, और तो मैंने पूरा का पूरा बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है इसके आगे वाले पेजों को, तो पर ये एक दो पेज हैं, इसमें एक दो लाइन इंपॉर्टेंट निकल के आएंगी, वो मैं आपको यहाँ पे इनको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो वो थोड़ी सी एक दो लाइन हो वो देखना। चलो, तो इसमें सबसे पहले तो जनन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जनन होता क्या है। जनन जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होता है, अपने जो प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या होता है? जनन आवश्यक होता है। ठीक है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का मतलब होता है कॉपी, कॉपी का सर्जन करता है? क्या जीव अपने, एक जीव होता है उससे नया जीव बनता है, क्या वो अपनी कॉपी करता है? नहीं करता। लैंगिक जनन के अंदर ऐसा नहीं होता। मैं आपको थोड़ा सा इसके संबंधी समझा देता हूँ भी, ये आगे दिया हुआ मिलेगा, पहले इनको पढ़ लेते हैं फिर इनको समझा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा बढ़िया लगेगा भी। चलो पहले पढ़ते हैं क्या लिख रखा है। विभिन्न जीवों की अविकल्प आकार और आकृति समान होने के कारण ही वे सैदर से प्रतीत होते हैं। शरीर का अविकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अविकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ये ऐसी बकवास लाइन है। इसके बाद देखो, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला गुणसूत्र, जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। गुणसूत्र के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। ये ध्यान रखना कि जो बच्चे के अंदर जो आनुवांशिक गुण आते हैं ना, वो डीएनए के कारण आते हैं, डीएनए के कारण आते हैं, और डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि जो मानव के कोई संतान जन्म लेती है तो वो क्या होता है? बच्चा मानव के मानव ही जन्म क्यों लेता है? हम ये कह सकते हैं कि अगर जैसे भैंस होता है, भैंस का बच्चा ही क्यों होता है? अभी गाय का बच्चा क्यों नहीं बन जाता उनका जन्म लेने वाला? क्यों? क्योंकि वो डीएनए के कारण, डीएनए होती है ना, डीएनए की प्रतिकृति होती है, कॉपी होती है, सेम कॉपी होती है। तभी ये ध्यान रखना, इसको आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है डीएनए को, और आनुवांशिक इकाई बोला जाता है, वो बोला जाता है जीन को। इसको बोला जाता है जीन को बोला जाता है। इस डीएनए के कारण ही क्या होता है कि जैसा जीव होता है ना, उसी प्रजाति का नया जीव क्या होता है? उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। उस डीएनए के अंदर आनुवांशिक गुणों का क्या होता है? संदेश होता है, और वो डीएनए उनकी संतान में जाता है तो सेम वही आनुवांशिक गुण देखने को मिलते हैं आपको, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। ठीक है, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती हैं। क्या होती हैं? कि जो केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु क्या होती हैं? सूचनाएं होती हैं। डीएनए होता है ना, डीएनए वो किसका निर्माण करता है? आगे जाकर प्रोटीन बनाता है।
ठीक है ना। कैसी प्रोटीन बनानी है, ऐसी सूचनाएं होती है ना, वो ऐसे जो सूचनाएं होती है वो निहित होती है। इस डीएनए से प्रोटीन बनता है, और ये जो प्रोटीन होती है ये अलग अलग बनती है, भी अलग अलग डीएनए से अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनती है। तो उसी के आधार पर शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। ये बात बताई हुई है। प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के विभिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन विभिन्न होती है। इन संदेश के भिन्न, ये संदेश भिन्न भिन्न होते हैं। होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होती है। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी भिन्नता होती है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मुझे बताओ, जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहले नर युग्मक काम में आता है। नर युग्मक का काम कौन करता है, शुक्राणु करता है। शुक्राणु करता है, ठीक है। और मादा युग्मक का काम कौन करता है, अंडाणु करता है। अंडाणु करता है। इनसे क्या बनता है, युग्मनज बनता है, और फिर उनसे क्या बनता है, शिशु का निर्माण होता है। ये होता है। मुझे पहले ये बताओ, जो शुक्राणु और जो अंडाणु होते हैं वो क्या होती है, एक प्रकार की कोशिका ही तो होती है। ये क्या होती है, कोशिका होती है। हमने पढ़ा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु होती है। शुक्राणु होते हैं वो गतिशील होते हैं, अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। शुक्राणु के अंदर भोजन होता है वो संचित नहीं होता, अंडाणुओं के अंदर भोजन होता है वो संचित या भंडारित होता है। ये बातें हमने पढ़ी थी। तो मुझे बताओ, ये एक प्रकार की कोशिका ही है ना शुक्राणु, ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, कोशिका है ये शुक्राणु। इस तरीके से शुक्राणु होते हैं। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्या है, एक प्रकार की कोशिका है। और मैंने आपको बताया था कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा। क्या होगा, केंद्रक होगा। इस केंद्रक के अंदर क्या होगा, गुणसूत्र होंगे। क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे। इन गुणसूत्रों के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए ये आगे क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये प्रोटीन क्या बनाती है, शरीर बनाती है। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के डीएनए विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसी हिसाब से किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो मुझे ये बताओ आप, जब ये शुक्राणु एक कोशिका है तो इसके अंदर भी क्या है, डीएनए है। और मादा युग्मक अंडाणु होता है, ये भी एक कोशिका है, तो इसी के अंदर क्या है, डीएनए है। इनसे जो जायगोट बनेगा, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। उसके अंदर भी क्या होगा, भी डीएनए होगा। इसका मिक्स डीएनए होगा, पुरुष का और महिला का। ठीक है, ये डीएनए होगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो डीएनए है, इस युग्मनज के अंदर डीएनए है, ये डीएनए किसका संश्लेषण करेगा, धीरे धीरे प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। और प्रोटीन के संश्लेषण के बाद में, प्रोटीन के संश्लेषण के बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको, धीरे धीरे शिशु का क्या होगा, निर्माण होगा। और ये इस प्रोटीन के आधार पर ही ये शिशु की संरचना, शारीरिक क्या बनते हैं, शारीरिक अंगों का विकास होता है, कि किस तरीके से बच्चे का शारीरिक अंगों का निर्माण होगा। वो इस डीएनए के अंदर निहित सूचनाएं होती हैं, ये प्रोटीन किस प्रकार का बनाना है। और फिर ये प्रोटीन आगे जाकर शिशु की शारीरिक संरचनाएं बनाता है। ये बातें बताई गई है उनके अंदर। चलो, तो उसके बाद में लिखा हुआ है कि अंत जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। मूल घटना होती है ना, वो क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। मतलब डीएनए की क्या बनाना है, कॉपी बनाना है। डीएनए की क्या बनाना, कॉपी करना। डीएनए की क्या करना, कॉपी करना है। ठीक है ना। जनन की मूल घटना डीएनए की क्या करना है, कॉपी करना है। ये लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिका विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार की डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है। जो जनन कोशिका होती है ना, जनन कोशिका में इस प्रकार की डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है। उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। एक दूसरे से अलग होना क्या है, एक दूसरे से अलग है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उसके बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रम के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिका संरचना तो नहीं होती। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिका संरचना का सर्जन भी होता है। ठीक है ना।
इसके बाद डीएनए की प्रतिकृति विलग हो जाती है, परिणाम स्वरूप एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है ना, ये दोनों कोशिकाएं एक समान होती है परंतु पूर्ण रूपेण क्या नहीं होती, समरूप नहीं होती। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं 20 पैराग्राफ के अंदर। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो जनन कोशिका होती है, मुझे ये बताओ, शुक्राणु का हमने निर्माण पढ़ा था, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है पीछे वाली वीडियो में। शुक्र जनन कोशिकाओं से होता है ना, एक जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका, मनुष्य की जनन कोशिका होती है। वो क्या होती है भी, उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित होती है। वो क्या होती है, द्विगुणित होती है। इस द्विगुणित के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और क्या बनता है भी, इस जनन कोशिका से क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है। ये कह रहा है कि ये जो जनन कोशिका होती है ना, जनन का मुख्य जो काम होता है वो डीएनए का क्या करना होता है, प्रतिकृति करना होता है। इनसे क्या बनेंगे भी, इनसे दो शुक्राणु बनेंगे इस तरीके से, वो क्या होंगे, अगुणित होंगे। उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा, उसके बाद में ये दो और बन जाएंगे। तो ये क्या बने हैं, ये जो शुक्राणु बने हैं ये अगुणित हैं, अगुणित हैं। अगुणित का मतलब हुआ उसके अंदर 23 गुणसूत्र हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूं कि जनन कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है, गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है ना, उसके साथ साथ डीएनए होता है ना, डीएनए, डीएनए, डीएनए की मात्रा भी क्या हो जाती है, मात्रा भी आदि हो जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, डीएनए की मात्रा भी आदि हो जाती है। तो मुझे ये बताओ, जो नर के अंदर जो जनन कोशिका है उससे शुक्राणु बना, शुक्राणुओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आदि है और डीएनए की मात्रा भी क्या है, आदि है। तो ऐसे ही मादा के अंदर जनन कोशिका होगी, उससे अंडाणु बनेगा, अंडाणु के अंदर भी गुणसूत्र आदि हैं, गुणसूत्र आदि हैं तो आप ये मान लेना डीएनए की भी मात्रा क्या है, आदि है। ये आगे पॉइंट है, ऐसे पॉइंट लिख लेना, भी थोड़ा सा नोट कर लेना। तो मुझे ये बताओ, ये जो क्या बने हैं, शुक्राणु बने हैं, शुक्राणु बने हैं। तो जनन कोशिका का मुख्य काम क्या होता है, डीएनए का क्या करना, प्रतिकृति करना, कॉपी बनाना। ये इस तरीके से डीएनए की संरचना होती है भी, ये होती है जनन, जनन कोशिका। जनन कोशिका का डीएनए ऐसे होता है, सबसे पहले इसका काम क्या होता है, डीएनए की क्या बनाना, प्रतिकृति बनाना। ये जो ये देखो, ये डीएनए की क्या बना लेगा, ये कॉपी बना लेगा, ये डीएनए की कॉपी बना लेगा। और मैं आपको बता देता हूं, इन जनन कोशिका के अंदर ये जो ये शुक्राणु है, शुक्राणु के अंदर ये डीएनए होंगे। तो ये जो जनन कोशिका के अंदर डीएनए से जो दो कॉपी बनी है, एक जनन कोशिका से डीएनए की दो कॉपी बनी है, ये एकदम पूर्ण रूपेण से सेम होनी जरूरी नहीं है, एकदम सेम टू सेम होना जरूरी नहीं है। सामान्यतः तो ये क्या होंगी, समान होंगी, परंतु ये कई बार विकृति उत्पन्न होने से ये डीएनए की जो कॉपी होती है ना, ये डीएनए की कॉपी ये सही तरीके से सेम नहीं पड़ पाती है। तो हम ये कह सकते हैं पूर्ण रूप से क्या नहीं होती, ये समान या समरूप नहीं होती जनन कोशिका की जो डीएनए की कॉपी होती है ये इसके। ठीक है ना, तभी क्या होता है कि कई बार ये होता है डीएनए की कॉपी सही नहीं हो पाती है। तो कई बार आपने सुना नहीं, कई अंग पूंछ उग गयो पुरुष के, कई अंग हाथ को नहीं, पग को नहीं, उनमें क्या होता है कि जो इसका डीएनए होता है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। शुक्राणु के अंदर, शुक्राणु के अंदर आ जाएगा या अंडाणु के अंदर आ जाएगा, एक के अंदर ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये कॉपी होगी, कॉपी होगी तो क्या होगा, ये एक शुक्राणु है, ये अंडाणु है। इसी तरीके से डीएनए की कॉपी अंडाणु है, इन दोनों से क्या बनेगा, एक पूर्णतः डीएनए बनेगा, वो मिश्रित डीएनए होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो संतान होती है ना, उनमें जो लक्षण आते हैं वो माता, कुछ लक्षण माता के होते हैं, कुछ लक्षण पिता के होते हैं। ठीक होता है ना। तो ये एक बात तो ये लिखी हुई है कि जनन कोशिका में क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है। और जो एक तो जनन कोशिका होती है, एक जो संतति कोशिका होती है ना, उनमें पूर्ण रूप से 100% होती है ना, वो कॉपी क्या नहीं होती, समान नहीं होती है। बस ये लाइनें लिखी हुई हैं, दो लाइनें, उनके अंदर ये लाइनें ही लिखी हुई है और कुछ नहीं है। विभिन्नताओं का महत्व, अभी तभी तो मुझे ये बताओ, कुछ गुण पिता से कुछ गुण महिला के, तो उनसे जो डीएनए बनेगा उस डीएनए से संतान के अंदर होते हैं वो कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इन विभिन्नताओं का जो लैंगिक जनन का मुख्य जो उद्देश्य होता है ना, वो जैविक विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है ना, जीवों में विभिन्नताएं, नए नए विभिन्नताओं के जीव उत्पन्न करना। विभिन्नताएं आवश्यक क्यों है, मुझे बताओ, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। अगर पहले जैसे जीव सेम, अगर जैसे पिता है जैसी माता है सेम, वैसे ही जीव अगर उत्पन्न होते रहेंगे तो पर्यावरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसी के अनुसार हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे खुद के अंदर। या मुझे ये बताओ,
एक जो संतति कोशिका से मात्र कोशिका संतति कोशिका बनी है, जैसे माता और पिता से दोनों से एक संतान बनी है, उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाएंगी। ऐसा मानो माता और पिता बुद्धि मतलब दिमाग उनका कम है तो थोड़ी सी विभिन्नताएं ये आगे की वो इंटेलिजेंट है, तो ये कितनी बढ़िया बात है भी, ठीक है ना कुछ क्या देखने को मिलती है विभिन्नताएं। वो विभिन्नताएं किसके कारण देखने को मिलती हैं, वो डीएनए के कारण ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि डीएनए क्या हो जाता है, दोनों का मिश्रित हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जो मैंने बताया था जीन विनिमय की क्रिया होती है कोशिका विभाजन के समय, जीन विनिमय की क्रिया के कारण ही जीवों के अंदर क्या दिखाई देने लगती है, विभिन्नताएं। माता के गुण संतान, माता और पिता के गुण संतान में कुछ विभिन्न मिलेंगे आपको, एक जैसे सेम टू सेम 100% नहीं मिलेंगे, तो वो जीन विनिमय के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो यही होता है। इसके बाद में जीवों में विभिन्नताएं, आगे वाला पेज निकालता हूँ। लैंगिक जनन में प्रणाली, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, भी मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। जैसे एकल कोशिका में दो संतति कोशिकाओं के बनने से डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक हैं। ठीक है ना, डीएनए की प्रतिकृति बनना और कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीकी पूर्णतः यथार्थ नहीं है, पूर्णतः मतलब 100% सेम नहीं है। परिणाम स्वरूप त्रुटि जीव की समष्टि में विभिन्नताओं का स्रोत होता है। ठीक है ना, सेम कॉपी नहीं लगती डीएनए की, इसीलिए उनके अंदर क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, आप ये भी कह सकते हो। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नताएं उस स्पीशीज मतलब जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती हैं। ठीक है, ये इतना कुछ वो है नहीं। डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण से यथार्थ नहीं होती, पूर्णतः एकदम 100% सेम नहीं होती, ऐसा मानो। ठीक है, उसके बाद में एक और समस्या पैदा हो सकती है, यदि संतति पीढ़ी में, जो संतति पीढ़ी है उसमें जनन जीवों में डीएनए का युग्मन होता रहा तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्ण पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी हो जाएगी। ऐसा है कि मुझे ये बताओ, 23 गुणसूत्र आ रहे हैं पिता से और 23 गुणसूत्र आ रहे हैं माता से। अगर डीएनए 100% यहाँ से आ रहा है, 100% डीएनए यहाँ से आ रहा है, तो 2 गुना डीएनए नहीं हो जाएगा कि संतान के अंदर? पर ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर गुणसूत्र आधा है तो डीएनए आधा यहाँ से आएगा, आधा डीएनए यहाँ से आएगा, पूरा डीएनए बनेगा। ये बातें बताई गई है इसके अंदर। उसके बाद में इसको मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया। ये थोड़ा सा लास्ट में एक लाइन है, उसको देखना। देखो, एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है। अपेक्षाकृत बड़ी क्या होती है, अंडाणु होता है, उसमें भोजन का पर्याप्त भंडारण होता है, मतलब मैंने बता दिया आपको ये तो। जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी होती है, शुक्राणु छोटी होती है, अधिक गतिशील होती है, मैंने बता दिया। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म कहते हैं, बस वही है अभी, और क्या है। इनको मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। ये डायग्राम आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, ये पूरी चीजें एक एक लाइन मैंने बढ़िया तरीके से बता दिया आपको। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। आगे वाली क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे वाली क्लास में हम इसके संबंधित प्रश्न करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दियो, और ऊपर वाली बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे आपको आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।